हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 3 मुकदमा। इसके लेखक हैं गोविंद शर्मा जी। यहां पर हवा और पानी के खिलाफ मुकदमा चलता है। पाठ 3 मुकदमा। इस पाठ के एकांकीकार हैं गोविंद शर्मा जी। इस पाठ में हवा और पानी के ऊपर मुकदमा किया है लोगों ने। तो पहले भाग में हम लोगों ने हवा के ऊपर चलाए गए मुकदमे को देखा है। अब हम लोग पानी के ऊपर चलाए गए मुकदमे के बारे में जानते हैं। होता यह है कि मनुष्य अपने विनाश का कारक खुद है। वह खुद अपने वातावरण को, अपने परिवेश को प्रदूषित करता चला जा रहा है और उसका दोषारोपण वह दूसरे पे डालता है। इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने परिवेश को, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए। हवा और पानी यह दोनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर दोनों दूषित हो गए, प्रदूषित हो गए, पॉल्यूटेड हो गए, तो परिणाम यह होगा कि हमें न पीने के लिए स्वच्छ जल मिलेगा, न सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिलेगी। हमें इनको स्वच्छ रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है, हवा का प्रदूषण किन कारणों से होता है। होता यह है कि व्यक्ति जो है वह कल कारखाने लगाता है, कंपनियां लगाता है, मिल फैक्ट्रियां लगाता है। उनकी चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं वे खतरनाक जो गैसें हैं, वह धुआं, वह रसायन आकाश की स्वच्छ वायु में जाकर मिलता है। परिणाम यह होता है कि वायुमंडल की वह स्वच्छ वायु प्रदूषित हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वह हवा जहरीली हो जाती है, विषैली हो जाती है और जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। खांसी होना, दमा होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां इन्हीं के कारण होती हैं। साथ में ही वायु प्रदूषण होने का कारण यह भी है कि हम इतने सारे वाहन चलाते हैं, उन वाहनों से धुआं निकलता है, वह धुआं भी जहरीला बनाता है। साथ में ही लोग जंगलों इत्यादि को जलाया करते हैं, फसलों को जलाया करते हैं, काटने के बाद उसके डंठल को, उसका धुआं भी आकाश में जाकर वायुमंडल को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषण होने से अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन, जिससे जो है नुकसान बहुत अधिक होता है। आइए पानी के ऊपर मुकदमा चल चुका, अब दूसरे दृश्य में चलते हैं और हवा के ऊपर जो है मुकदमे की बात चलेगी। वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ होता है। दूसरा दृश्य, वैसा ही दरबार जैसा कि पानी के समय था। इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है। साएं साएं की हल्की आवाज़ आ रही है। साएं साएं शब्द युग्म है, रही है, रहे हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ पे भी रही है, यह आपका अपूर्ण वर्तमान काल है और यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दृश्य किस तरह से है कि जैसा पानी के समय दृश्य था, वैसा ही हवा के साथ भी दृश्य है। हवा के साथ भी दृश्य है और ऐसे ही दृश्य में वहाँ पर एक लड़की है जो पंख लगाई है और उड़ रही है। उसके पंख उड़ रहे हैं क्योंकि पंखे की हवा उस पर पड़ रही है और धीमी आवाज़ आ रही है। महाराज, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? तो यहाँ पे प्रश्न बना कि लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत की हुई है, हवा के खिलाफ में।
शिकायतें बहुवचन, शिकायत एक वचन। अगर इस वाक्य में लोगों को रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया और आपसे कहा गया कि इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शब्द भेद बताइए कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण। यह लोगों जो है संज्ञा है, यह व्यक्तियों के समूह को बताता है। एक आदमी आगे आता है। आदमी, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हवा के ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं वह हम देख रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। खुश और बद ये दोनों उपसर्ग होते हैं। खुश मतलब अच्छा और बद मतलब बुरा। तो यह खुश जो है उपसर्ग है। बू मतलब यहाँ पर होता है गंध। खुशबू अर्थात अच्छी गंध, बदबू अर्थात बुरी गंध। तो आगे बढ़ते हैं। खुशबू नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न आपका बना कि आदमी द्वारा हवा पर लगाए गए आरोप। पहला आरोप, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। दूसरा, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। तीसरा, इसके बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे गया है, आ है, ई है, ए है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल है। खुशबू नहीं होती, खुशबू नहीं होती, यानी यहाँ पे वाक्य पूर्ण नहीं हुआ तो यह अपूर्ण वर्तमान काल होगा। पहला आती है सामान्य वर्तमान काल। हवा, महाराज, यह आरोप झूठा है। तो यहाँ से प्रश्न बना, उत्तर ऊपर मिलेगा। हवा ने इस आरोप को झूठा बताया। तो उत्तर यही कि आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। दूसरा, हवा हर समय चारों ओर बदबू फैलाती है। हवा की बदबू के कारण रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जो सर्वनाम शब्द आए हैं उनकी जगह पे आपको हवा लिखना होगा। बदबू के कारण मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न तो बदबू है। यहाँ पे परिच्छेद में आए हुए परस्पर विरोधी शब्द बदबू, खुशबू। मैंने पहले ही कहा, खुश मतलब अच्छा, बू मतलब गंध, अच्छी गंध, बद मतलब बुरा और बू मतलब गंध। तो यहाँ बुरी गंध। तो खुशबू और बदबू एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं। बद यहाँ पे उपसर्ग हो गया। अपने आप में मेरे पास न खुशबू है न बदबू है। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाएं, सफाई रखें, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। कंपोस्ट खाद क्या होती है? वो रासायनिक खाद नहीं होती, वह प्राकृतिक खाद होती है। ज़मीन में गड्ढा खोद करके वहाँ पर जो हमारी चीज़ें हैं, अनुपयोगी चीज़ें, उनको हम डाल देते हैं। बाद में वह मिट्टी के साथ मिलकर खाद बन जाती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संजाल बनेगा। होता यह है कि दूसरे दृश्य में महाराज अपने दरबार में बैठे एक आदमी शिकायत करता है कि हवा में अब सुगंध नहीं है, वह चारों तरफ बदबू फैला रही। उसकी बदबू के कारण, उसकी दुर्गंध के कारण रहना मुश्किल हो रहा है। तब हवा अपने ऊपर लगे आरोप को झूठ बताती है और वह कहती है कि उसके पास खुद की सुगंध और दुर्गंध नहीं है, बल्कि
यह तो लोगों के द्वारा फैलाई गई गंध है। उस वही गंध जो वो फैलाते हैं उसी को वह अपने माध्यम से चारों ओर लेकर जाती है। साथ में ही वह बताती है कि यह सारी गंदगी क्यों हुई है। अब यहाँ पे आपका जो प्रश्न बना वह प्रश्न यही बना, हवा ने राजा से यह शिकायत की, तो उत्तर में क्या होगा कि बदबू के कारण मेरा जीना कठिन हो गया है। दूसरा कि अपने आप में मेरी न तो खुशबू है न तो बदबू है। अगला, आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। आगे, इनके कारखानों से निकलने वाली गंदगी और गैसें भी मुझ में धुल जाती हैं, जिससे मेरी बदबू चारों ओर फैल जाती है। यह हुआ। साथ में ही उसने क्या कहा कि ये लोग गंदगी के ढेर लगाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न यह बना कि हवा के द्वारा दी गई सलाह लोगों को कि गंदगी के ढेर न लगाएं, सफाई रखें, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाएं। आगे चलते हैं। आदमी, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? न्योता मतलब निमंत्रण। हवा, मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती, चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं। घुटन महसूस करना अर्थात हवा की कमी महसूस करना। अरे हवा रानी, मंत्री, अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? हवा बहने लगेंगी। इस तरह से हवा जो है वह प्राणवायु है। प्राणवायु होने के कारण वह जो है अगर नहीं रहे तो जीना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे लेखक यह बताते हैं, जब लोग कहते हैं कि यह जोर से चलती है तो वह चलना बंद कर देती है, लोगों को सांस लेना कठिन हो जाता है। महाराज, हवा के बारे में कोई और शिकायत? औरत, महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं पर हवा आंधी बनकर आती है। आंधी मतलब जोर की तूफान, और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? तो यहाँ पे प्रश्न बना कि औरत के द्वारा हवा पर लगाए गए आरोप वह होगा कि हवा आंधी बनकर आती है और हमारे की जगह उनके घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा, महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें रास्ते में होती हैं मेरे साथ उड़ने लगती है। जब महिला ने यह आरोप लगाया हवा के ऊपर कि वह आंधी का रूप क्यों धारण कर लेती है जिससे उनके घरों में गंदगी हो जाती है, तब हवा बताती है कि लोगों को गर्मी जब लगती है तो वे पंखा चलाते हैं। उनके पंखा चलाने से मेरी गति बढ़ जाती है और जिन स्थानों पर हवा कम होती है वह वहाँ पर तेजी से पहुँच जाती है, और जब वह तेजी से आगे बढ़ती है तो रास्ते में जो हल्की चीज़ें हैं, रेत है, मिट्टी है, कूड़ा है, वह अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बना कि हवा अपने साथ यह उड़ाने लगती है रेत, मिट्टी, कूड़ा मतलब कचरा। ये अपने घर और दुकान में द पे छोटा ऊ होना चाहिए, बड़ा ऊ दिया है। साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं
वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, इससे मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है। अब यहाँ पर जब हवा पर महिला आरोप लगाती है कि वह आंधी का रूप धारण करके आती है, आने को आए लेकिन गंदगी साथ में लेकर आती है और ला करके वह उनके घरों में फेंक देती है, तब वह बताती है कि तेज चलने का कारण लोगों का पंखा चलाना है। साथ में वह कहती है कि जब वह तेजी से चलती है तो ये जो हल्की चीज़ें वह बह के आती हैं। फिर वह हवा बताती है कि आखिर यह रेत मिट्टी कूड़ा कहाँ से उसके साथ हो जाता है। वह कहती है कि लोग अपना घर अपनी दुकानें साफ करते हैं तो जो कूड़ा कचरा निकलता है, गंदगी निकलती है, उसे आसपास की गलियों में सड़कों पर फेंक देते हैं। गांव में भी कूड़े के ढेर लगा देते हैं, मतलब बहुत अधिक कूड़ा कचरा जमा कर देते हैं। इससे इनका कूड़ा जब हवा तेज चलती है तो इन्हीं के घरों में वापस चला जाता है। आगे वह बताती है कि शहर और गांव दोनों जगहों पर पॉलीथीन प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग खूब होने लगा है और उसका उपयोग लोग करते हैं, उसे सड़कों पर फेंकते हैं जिससे उड़कर खेतों में चली जाती है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि लोग इन्हें सड़कों पर फेंकते हैं, पॉलीथीन की थैलियों को। पॉलीथीन की थैलियों से होने वाला नुकसान, 2 बॉक्स बनाया, वे उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और सड़कों को नुकसान पहुंचाती, एक ही बॉक्स बनेगा। आगे वह कहती है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। वह आगे असमर्थता, अपनी लाचारी व्यक्त करती है और कहती है कि इसमें वह कुछ भी नहीं कर सकती है। कारण यही है कि बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी इन सभी लोगों की है। यदि ये चाहें तो अपनी इस गंदगी को रोक सकते हैं, इस गंदगी को दूर कर सकते हैं। ये लोग खुद ही सावधानी नहीं बरतते हैं जिसके कारण से यह सब होता है। इससे मेरा मन भी बड़ा दुखी होता है। अब यहाँ पे आए हुए व्याकरण को हम लोग देख लेते हैं जो छोटे छोटे आए हैं। इस शब्द के लिए पद्यांश में परिच्छेद में आया हुआ शब्द या समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तूफान, उसके लिए आंधी। बहती रहती हूँ, रहती, ता है ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। यहाँ पे आपका हुआ सामान्य वर्तमान काल, यहाँ पे भी सामान्य वर्तमान काल। आगे यहाँ पर भी सामान्य वर्तमान काल। इस वाक्य को लेते हैं, उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। इस वाक्य को वाक्य के प्रकार, रचना के अनुसार वाक्य प्रकार से देखें, यह आपका मिश्र वाक्य होगा। यहाँ तक आपका पहला वाक्य है। इस वाक्य को पढ़ने पर स्पष्ट नहीं होता है कि यह जो है बात पूरी नहीं होती है। इसका दूसरा वाक्य पढ़ने बात पूरी हुई, इस कारण यह मिश्र वाक्य हुआ। यहाँ पे भी मिश्र वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं। परिच्छेद में आए विरोधी शब्द गांव, शहर। आगे, महाराज मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा पानी से दुखी तो हैं पर कसूर इनका नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और पानी को पहुंचाएं और इन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजें। प्रदूषण, प्र उपसर्ग है, दूषण मतलब गंदगी, बचाने के उपाय खोजें, उचित कार्रवाई करें। इससे ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे महाराज अपनी बात रखते हैं। वे कहते हैं कि हवा की बात उन्होंने सुनी, पानी की बात सुनी और
लोग, उन्हें लगता है कि लोग हवा पानी के से परेशान हैं, हवा जो है प्रदूषित हो गई है, पानी जो है वो भी दूषित हो चुका है। लेकिन महाराज पाते हैं कि यह इनका कसूर नहीं, इनकी गलती नहीं है। और साथ में वो कहते हैं कि यह तो लोगों की गलती है। लोगों को सलाह देते हैं कि लोग सफाई की आदत अपनाएं। साथ में ही अगर आदत अपनाएंगे तो हवा और पानी दूषित नहीं होंगे। दूषण में ईद प्रत्यय लगा के दूषित नहीं होंगे। तो हवा पानी को दूषित होने से बचाने का तरीका उत्तर होगा, लोगों को सफाई की आदत अपनानी चाहिए। आगे ही लेखक यह बताते हैं, महाराज के माध्यम से महाराज लोगों को सलाह देते हैं कि हमें हवा और पानी को अपना दोस्त मानना चाहिए। जैसे अपने मित्र को हम किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, उसी तरह से हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हवा और पानी ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनको अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो वहाँ पर परिणाम यह होगा कि ये दोनों प्रदूषित हो जाएंगे। प्रदूषण से इन्हें बचाना है तो इनसे मित्रता करनी होगी। कहा गया है कि यह वेदों में कहा गया है, ऋग्वेद में, कि एक वृक्ष लगाना, उसकी सेवा करना, अर्थात अपने 1000 पूर्वजों को सम्मान देने के बराबर है। आगे वे कहते हैं कि अगर हम प्रदूषण से बचना चाहते हैं तो हमें ये सारे कार्य करने पड़ेंगे और इसी से हमारा भला होगा और हमारी रक्षा भी होगी और सभी लोग खुश हो जाते हैं और हवा और पानी के प्रति मित्रता का भाव अपनाते हैं। आइए कुछ एक व्याकरण देख लेते हैं। यहाँ पर है, वृत्त में दिए शब्दों के लिंग तथा वचन के अनुसार वर्गीकरण करना है। अब इसका लिंग देखना है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। पंखा चलता है तो यह पुल्लिंग हुआ। नदी बहती है, स्त्रीलिंग। क्या करना होता है, जो शब्द दिया है लिंग पहचानने के लिए, उस शब्द के बाद एक क्रिया जोड़ दीजिए। पंखा चलता है, पंखा पुल्लिंग है। नदी बहती है तो यह स्त्रीलिंग है। फसल होती है तो स्त्रीलिंग है। कूड़ा होता है, पुल्लिंग है। सड़क छोटी है, स्त्रीलिंग है। गांव बड़ा है, पुल्लिंग है। नाली छोटी है, स्त्रीलिंग है। वृक्ष खड़ा है, पुल्लिंग है। तो इस तरह से इसमें पंखा, कूड़ा, गांव और वृक्ष ये पुल्लिंग है और बाकी नदी, फसल, सड़क और नाली स्त्रीलिंग है। वचन देखते हैं, एक वचन और बहुवचन। शिकायतें, अगर एक ही मात्रा या ऊपर चंद्र बिंदु है या ओ की मात्रा है तो वह बहुवचन है, यह बहुवचन। गवाहें बहुवचन। बीमारी एक वचन तो बहुवचन क्या होगा, बीमारियां। सदियां बहुवचन, एक वचन क्या, सदी। कारखाने बहुवचन, एक वचन क्या होगा, कारखाना। आँख एक वचन, बहुवचन क्या, आँखें। आदत एक वचन, बहुवचन क्या होगा, आदतें। मुकदमा एक वचन है, इसका बहुवचन नहीं होता है। व्याकरण में देखते हैं, इन शब्दों से बने मुहावरे तथा उनके अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वे कौन कौन से शब्द हैं उनको देख लेते हैं। पहला है कान। कान से कान लगाकर सुनना मुहावरा हुआ। अर्थ होगा ध्यान पूर्वक सुनना। वाक्य होगा कि हमें प्रत्येक सभी के द्वारा कही गई बातों को कान लगाकर सुनना चाहिए। दूसरा कान का मुहावरा, यहाँ पे दूसरा कान पकड़ना अर्थात भूल स्वीकार करना। शिक्षक के सामने विद्यार्थी ने अपने कान पकड़ लिए अर्थात अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाक से दो मुहावरे देखते हैं।
नाक कटना अर्थात यहाँ पे बेइज्जत होना। जब व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी नाक कट गई। दूसरा, यहाँ पे नाकों चने चबवाना या नाक में दम करना अर्थात बहुत परेशान करना। भारतीय सेना ने विरोधियों के नाक में दम कर रखा है, उन्हें नाकों चने चबवा दिया है। अगला है सिर। सिर से मुहावरा, सिर पर चढ़ना अर्थात अत्यधिक छूट देना। सिर पर चढ़ाना, अत्यधिक छूट देना। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को सिर पर चढ़ा देते हैं। अगला है सिर पर पांव रखकर भागना, डर कर बहुत तेजी से भागना। और यहाँ पर आपका जो वाक्य होगा, पुलिस को आते देख करके चोर जो है वह अपने सिर पर पांव रख करके भाग गया। एक प्रश्न था मेरे मन में, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? तो बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के ये सभी उपाय हैं कि हमें हवा पानी को स्वच्छ रखना चाहिए, साथ ही साथ में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, गंदगी से बचना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण एक धीमा जहर है जो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर घुस रहा है। हम पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, वनस्पतियों को नष्ट कर रहे हैं, तो जिसके कारण से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और अगर प्रदूषण है तो प्रदूषण पेड़ों को, पौधों को, पशु पक्षियों को, यहाँ तक कि इंसान को वह नष्ट करता जाएगा। एक तरह से देखिए तो अभी किस तरह से जो है कोरोना ने हम सभी को विनाश के रास्ते पर ला दिया है, मानव के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। कारण यह है कि विकास हुआ, विकास होने के कारण कंपनियों की स्थापना हुई और शहरों में तंग गलियों वाले मकान बन गए, बहुत सारी परेशानियां हुई और साथ ही साथ में पेड़ों की कटाई हुई, लोगों ने घर बना लिए, प्रदूषण जो हैं वे बढ़ते चले गए। इन प्रदूषणों को हमें कैसे नियंत्रण में लाना चाहिए? नालों के गंदे पानी को उसको स्वच्छ जल में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बचना चाहिए कि जो प्रदूषित जल है, हमारे घर का गंदा पानी है, वह स्वच्छ पानी में न मिलने पाए। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। नदी के, तालाब के, झीलों के पानी को हमें प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। हवा में प्रदूषण न फैले, इसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा कचरा इत्यादि गंदगी को हमें चारों तरफ नहीं फेंकना चाहिए। वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। जानवरों को हमें स्वच्छ पानी में जाने नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ में हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग लगभग नहीं करना चाहिए। कपड़े की थैली, कागज़ की थैली का प्रयोग करना चाहिए। यह भी ध्यान रखिएगा कि हम जो पानी हमारे घरों से निकल रहा है गंदा पानी, उसका हम रिसाइकल करें। जो कचरा निकल रहा है उसका रिसाइकल करें, पुनः उपयोग के लायक उसे बनाएं। और तेज़ आवाज़ इत्यादि पर हम नियंत्रण रखें। आजकल बहुत तेज़ी से बैंड बाजा बजता है, डीजे वगैरह बनते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, इनके कारण भी प्रदूषण होता है। इन सभी पर हम नियंत्रण करके हम सभी प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा